Formal good morning. In yesterday's class, we had started with this chapter, the tribals, Dikus, and the vision of the golden age. Right. So, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि how the life of the nomads or these tribes was there, and we even studied about different type of tribal people. Some were settled, some followed the agriculture, shifting agriculture. Some were there who were the herders, some were the nomads, right? Few were the hunters. So ऐसे अलग अलग तरीके के काम जो थे ये लोग करते थे. Few were even traders also, right? So now today what we need to do, that what happened to the lives of these tribal people when the Britishers had come. Britishers के आने के बाद जो ट्राइबल लाइफ थी उसमें क्या चेंजेस आए, बिकॉज ये चीजें जो है ना ये आप बेटा 9th क्लास में भी पढ़ेंगे, राइट? ये फॉरेस्ट एक्ट्स हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उनका लोगों की ट्राइबल्स की लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा, दिस ऑल इज देयर इन क्लास 9 आल्सो. चलिए व्हाट वी नीड टू डू कि जब ये ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले ये जो ट्राइब्स थी या ट्राइबल लोग थे जो जंगलों में रहते थे, उनके अपने ग्रुप्स होते थे ये, और ये इनके अपने रूलर्स होते थे, अपना इनका एक राजा होता था जो हेड होता था. और वो जो हेड होता था ना, जो जिसे हम ट्राइबल चीफ भी कहते थे, वो चीफ जो होता था उसके पास बड़ी सारी पावर्स होती थी, राइट? उसके पास पावर्स होती थी कि ही कुड कंट्रोल इट्स टेरिटरी, राइट? वो अपने हिसाब से जमीनें बांट देते थे या जमीनों पर खेती करते थे. अपना अपना एरिया जो है वो पूरा का पूरा ये ट्राइबल चीफ ही कंट्रोल करते थे. अपनी पुलिस, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपनी मैनेजमेंट, सब कुछ अपना फुल फ्लेज. जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके कारण चेंज क्या हुआ कि ये जो चीफ थे इनके पास अपनी जमीनें तो थी, लेकिन फॉरेस्ट के जो रूल्स थे वो ब्रिटिशर्स ने खुद बनाने शुरू कर दिए. और इनके ऊपर अब प्रेशर ये था कि दे हैड टू फॉलो द रूल्स दैट वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट? तो ये जो चीफ थे उनका अपने ऊपर, अपने जो एरिया से ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया. अब उन्हें ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ती थी, इनकी अथॉरिटी कम हो गई. अब ये अपने कल्चर को भी उतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते थे. आई मीन देयर वाज अ टोटल चेंज, देयर वाज अ टोटल चेंज इन द सिस्टम. व्हाट हैपेंड? ये जो लोग थे उनके ऊपर क्या असर हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, दैट वाज देयर विद द कल्टीवेटर्स, विद द फार्मर्स, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो फॉलो करते थे उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई. बिकॉज ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे ये एक जगह तो रहते नहीं थे, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? अब जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स को क्या मुश्किल लगती थी कि दोज हु वर द सेटल्ड कम्युनिटीज, दे वर इजी टू कंट्रोल, राइट? जो सेटल्ड कम्युनिटीज होती थी दैट दे वर इजी टू कंट्रोल, वेयर एज ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले ये तो घूमते रहते थे, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था. प्लस अब जो लोग एक जगह पे रहते हैं उनसे ब्रिटिशर्स टैक्स इकट्ठे कर लेते थे, पैसे इकट्ठे कर लेते थे. अब जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल कैसे हो, उनसे टैक्सेस कैसे लिए जाए, उनका तो पता ही नहीं लगता, वो आज यहाँ पर है कल यहाँ पर है. तो ऐसे में द इफेक्ट वाज देयर ऑन द इनकम ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने जमीन जितनी भी थी ना, कल्टीवेटेड लैंड जो थी, उसको पहले मेजर किया, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स फिक्स कर दिया, रेवेन्यू फिक्स कर दिया, राइट? कुछ जो पीजेंट्स थे उन्हें अपना एजेंट बना दिया, राइट? किसी को जमीनें दे दी, किसी को जो वीक थे, जो कमजोर से थे, उनको क्या किया, उनको कहा कि तुम इनके खेतों में काम करो और तुम्हें पैसे दिए जाएंगे. आई मीन कईयों को तो जमीनें दे दी, कईयों को जमीनें नहीं दी.
अब जिनको जमीनें दे दी उनके ऊपर प्रेशर क्या था, that they had to collect the money from other peasants and then they had to deposit it or give it to the Britishers, right? Besides this, इन्होंने जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनको भी बोला कि तुम एक जगह सेटल होकर काम करो। अब सेटल होके काम करना मुश्किल क्यों था, कई एरियाज ऐसे थे जो ड्राई थे, बारिश इतनी ज्यादा नहीं होती थी या सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं थी, तो दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, and if they settled at one place, that had resulted in the reduction of their crop, right? Reduction in their cultivation product. तो ये जो लोग थे, अब इनको नुकसान क्या हुआ कि अब ये एक जगह बैठकर खेती कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी कम हो गया, सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ गया। तो ये था कि धीरे धीरे अब जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा तो प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे। तो इन्होंने दोबारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट की। दे हैड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया, राइट। और उसके बाद इस प्रोटेस्ट का असर ये हुआ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने धीरे धीरे अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम कुछ एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो। नाउ what happened कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, they had not only tried to control the agriculture, they also had made few laws, few forest laws, which had a very bad impact, very negative impact on the lives of these tribal people. क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो ट्राइबल लोग थे ये फॉरेस्ट के ऊपर इनकी लाइफ डिपेंड करती थी। They depended on forest for many of the forest produce or even for the agriculture, right? तो अब जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज बनाए, ये जो लॉज है they were directly connected to the forest only, right? So इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे देती हूँ। इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, दैट दे हैड क्लासिफाइड द फॉरेस्ट लाइक रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, राइट, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। उसमें क्या था कि कुछ फॉरेस्ट, कुछ जंगल ऐसे थे जो इन्होंने टोटली अपने अंडर रख लिए, और ये कौन से फॉरेस्ट थे कि जहां की लकड़ी जो थी ब्रिटिशर्स खुद अपने साथ रखना चाहते थे, वो इन्होंने रिजर्व कर दिए, जिसमें कि ट्राइबल्स जो है दे कुड नॉट एंटर एट ऑल, दे कुड नॉट एंटर, they could not move there, they could not cultivate, they could not collect fruits, they could not hunt animals, nothing could be done in these reserved forests. दूसरा जो इन्होंने डिवाइड किया दैट वाज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट थे उसमें इन्होंने क्या किया कि ट्राइबल्स जो हैं वो आ सकते हैं बट वो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के जो आउटर एरियाज है वहीं से ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो अब ऐसे में बट ऑब्वियस द पीपल हु वर टोटली डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, दे फाउंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, दे फाउंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज वेरी से कि उनका जो लाइवलीहुड था वो ही पूरा खत्म हो गया, राइट। सो अब हुआ क्या कि when the Britishers they stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. अब लोगों को इन्होंने अंदर जाना मना कर दिया, तो अब इनको ब्रिटिशर्स को दिक्कत क्या आने लगी, अब इनको लेबर नहीं मिलती थी, पेड़ कौन काटेगा, राइट। रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए थी। स्लीपर्स क्या होती हैं, आप लोगों ने कभी रेलवे लाइंस देखी होंगी,
रेलवे लाइन जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, रेलवे लाइंस के बीच में आपने देखा होगा कि लकड़ी के ऐसे चौड़े चौड़े फट्टे लगे होते हैं, जैसे हम प्लैंक्स कहते हैं। ट्रेन जो जिस पे चलती है ना, पटरी जो होती है, पटरी के बीच में आपने देखा होगा कि वहां पर लकड़ी के फट्टे लगे होते हैं, दैट आर द स्लीपर्स। उसके लिए लकड़ी जो है वो जरूरत होती है। और ये क्यों होते हैं? सो दैट की जो इन फट्टों के ऊपर ही जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, वो टिकाया जाता है। अगर ऐसा कुछ बेस ना बन दिया हो तो ये जो ट्रैक्स हैं ये जमीन में धंस जाए, इतना प्रेशर होता है हमारी ट्रेन्स का। चलो एनी हाउ, एज मेंशन कि जब इन्हें लगा कि अब हमें लेबर वगैरह भी नहीं मिल पा रही है, तब इन्होंने वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाला सिस्टम लगाया कि ठीक है तुम आ सकते हो, थोड़ा बहुत सामान जो है तुम फॉरेस्ट में से ले सकते हो। इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो बेचारे ट्राइबल थे, ये थोड़ा बहुत तो सामान ले पाते थे फॉरेस्ट से, लेकिन बाकी कामों के लिए इन्हें लेबरिंग करनी पड़ती थी, आई मीन ब्रिटिशर्स के अंडर काम करना पड़ता था, राइट। सो यहाँ पर एक सोर्स है जो मैं आई विल रीड इट आउट फॉर यू पीपल। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव। In 1930, Warrior Elwin, he visited the land of Beggars, the tribal group. He wanted to know about them, their custom practices, art and folklore. He recorded many songs that lamented the hard times the Beggars were having under British rule. I'll just read it out. In this land of the British, how hard it is to live, how hard it is to live. In the village sits the landlord, in the gate sits the kotwar, in the garden sits the patwari, in the field sits the government. In this land of the English, how hard it is to live. To pay cattle tax, we have to sell cow. To pay forest tax, we have to sell buffalo. To pay land tax, we have to sell bullock. How are we to get our food in this land of the English? I mean, आप से देख सकते हैं हर जगह इनके ऊपर restrictions, इनके ऊपर टैक्स इतने लगाए जाते थे कि इन्हें अपना सामान तक बेचना पड़ता था, राइट। तो अब जैसे ये सिस्टम चल रहा था फॉरेस्ट लॉज का, तो अब एक लिमिट ये आ गई थी कि जो ट्राइबल लोग थे, दे हैड स्टार्टेड रिएक्टिंग, दे डिसोबेड द रूल्स, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसमें एक रिवोल्ट जो है दैट वाज संग्राम संगमा, दिस वाज देयर इन 1906 इन असम, and the forest satyagraha of 1930s in central provinces. Please underline this. Please underline this Sangram Sangama that is there in 1906 in Assam. Right? चलो ये तो प्रॉब्लम्स थी that was there with the tribes. Traders के साथ क्या प्रॉब्लम आई? What was the problem with the traders? Right? अब क्या था कि जो tribals थे, right? They found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, right? कि ये जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडर्स होते हैं वो एक जगह से सामान सस्ते पे खरीदते हैं और दूसरी जगह महंगे में सामान बेच देते हैं। इनका ये काम होता है ट्रेडर्स का, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, राइट। So what happened that these traders, or I mean these traders, they were you can say flourishing, and these tribal people, they were not having the way of living even, right? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक केस स्टडी दी हुई है that Indian silk was in demand in European markets, right? तो जो यूरोप था वहां पर इंडियन सिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो क्या हुआ? द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड। कि इंडिया की सिल्क बहुत अच्छी होती थी और अब जो बाहर की कंट्रीज थी वो बहुत ज्यादा डिमांड करने लगी। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे? उन्होंने यहाँ पर इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना शुरू कर दिया
राइट। उससे क्या था, ये यहाँ पर सिल्क जो था सस्ते दाम में लेते थे और यूरोपियन कंट्रीज में उसे महंगे प्राइसेस पर बेच देते थे, राइट। सो say कि that was very very beneficial for the Britishers, but that was not so beneficial for these tribal or the trader people, right? अब ये इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि झारखंड में एक जगह है हजारीबाग। हजारीबाग जो है ना, ये एरिया जो है दैट इज फेमस फॉर द ककून्स, कि वहां के जो ट्राइबल लोग हैं ना, संथाल्स, वो क्या करते हैं, वो ककून्स जो है वो पालते हैं। ककून्स क्या होते हैं, जिनसे फर्दर सिल्क निकाला जाता है, राइट। सो द ट्रेडर्स हु वर डीलिंग इन द सिल्क, ये इन ट्राइबल लोगों के पास जाते थे, राइट। और इन्हें कुछ लोन दे दिया जाता था जिससे कि और ज्यादा ये लोग ककून्स जो है वो रियर करें, राइट। अब ये तो इनसे बहुत सस्ते में ककून्स ले लेते थे सिल्क बनाने के लिए, और उससे 5 टाइम्स से 6 टाइम्स ज्यादा पैसे पर ये जो था सिल्क आगे बेच दिया जाता था। तो जो बेचारे सिल्क प्रोड्यूस करते थे उन्हें तो कुछ नहीं मिलता था। They got very very less amount of money, whereas these traders, they earned a lot of money, 5 to 6 times more money they used to earn. तो ये जो ट्राइबल लोग थे उन्हें अब ये ट्रेडर्स जो थे ये अच्छे नहीं लगते थे, बिकॉज दे केम टू नो कि जो ट्रेडर्स हैं ये हमारे साथ से आई मीन दे आर नॉट डूइंग गुड टू दीज पीपल। तो अब क्या हालात ये हो गए थे कि जो ट्राइबल लोग हैं उनकी एग्रीकल्चर खत्म हो गई थी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से पे तो डिपेंड नहीं रह सकते थे। अब जो सिल्क प्रोडक्शन था उसमें इनको फायदा नहीं था, राइट। अब एक और नई चीज क्या आई कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में टी लेकर आए, चाय लेकर आए यहाँ पर, और चाय का जो प्रोडक्शन था दैट वाज देयर इन असम, राइट। असम का जो एरिया था वहां पर अब टी जो थी, टी प्लांटेशन स्टार्ट हुई। झारखंड में कोल माइंस जो थी वो स्टार्ट हुई, राइट। अब यहाँ पर ये जो बेचारे ट्राइबल लोग थे वो मजबूर हो गए कि वो इन टी प्लांटेशन में या कोल माइंस में ये एज ए लेबर काम करें। They were forced, they were recruited as the laborers here at the very low wages even. इन्हें यहीं पे रख लिया जाता था, इन्हें घर भी नहीं जाने दिया जाता था, और इन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। They were given very very less wages even, right? So the situation of these tribes was very very miserable under the Britishers. अब इन चीजों का क्या आई मीन कह सकते हैं आप नुकसान हुआ, या इसको हम बेनिफिट अगर कहें, कि the people, these tribal people, they had started protesting now. They believed that unless they will protest, they are not going to gain anything, right? That they are not going to gain anything unless they protest. So many of the protests were there, right? उस रीजन उसके जैसे मैंने बताया यही थे कि फॉरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस लग गई कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो नहीं कर सकते थे, एज अ लेबर इन्हें काम करना पड़ता था, सेल्फ प्रोडक्शन में भी इनको कोई बेनिफिट नहीं था। They were exploited by the traders, by the money lenders, by these British officials, right? So here you will underline few of these revolts which took place. The Colts 1831-32 में, right? Then Santhals in 1855. उसके बाद बस्तर रेबेलियन which was there in 1910. वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र in 1940. ये सारे जो ट्राइबल लोग थे, राइट,
ये इन लोगों ने रिवोल्ट करना, विद्रोह करना शुरू कर दिया और ये बताना शुरू कर दिया कि हम ब्रिटिशर्स के रूल्स को अब नहीं मानेंगे। राइट, तो जिस बिरसा मुंडा के बारे में हमने पहले पढ़ा था, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये बिरसा ने एक ऐसा पर्सन था, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैट पर्सन हु हैज लेड सच वन टाइप ऑफ रिवोल्ट। राइट, हमने पढ़ा ना कि बिरसा मुंडा ने क्यों किया, क्या किया, क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रहा, क्यों उसने डिक्लेयर किया कि ही इज देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड सो ऑन। राइट, सो ये बिरसा मुंडा के बारे में वी विल बी डूइंग इट इन टुमारोज क्लास।